हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल सेट 3 टर्म 2 जैकबोर्ड का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 के सेक्शन ए हमने देख लिए हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 3 के सेक्शन ए पर आ रहे हैं। कल संडे है तो कल लेक्चर नहीं आएगा, आज उसके बदले आज ही 2 लेक्चर आपके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सेक्शन सेट 3 का सेक्शन ए क्या डिस्कस हो रहा है। सेट 3 का सेक्शन ए डिस्कस किया जा रहा है। टर्म 2 क्लास 11th जैकबोर्ड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है। पहला सवाल कहता है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग ग्रीक अल्फाबेट म्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं म्यू से। कैसे लिखना है, यू लिख कर कैसे लगा देना है, हो गया म्यू। तो म्यू का हम लोग को डाइपोल मोमेंट का यूनिट लिखना है। पहले समझिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाई डाई मतलब दो, और केमिस्ट्री में पोल का मतलब होता है प्लस माइनस। मान लीजिए ये चार्ज है जिसका चार्ज है -q, ये एक दूसरा चार्ज है जिसका चार्ज है +q। दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग अलग है। एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है l। फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, इसको डिस्टेंस को लेंगे वो 2a, क्योंकि डेरिवेशन वहां करना होता है। तो अगर l लेंगे तो l/2 करना होता है। इसलिए फिजिक्स में क्या करेंगे, वो यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a लेंगे, पर मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, सपोज l ले रहा हूँ। हमको समझने से मतलब है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसको कहते हैं डाइपोल जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्ज बहुत शॉर्ट इंटरवल में, बहुत छोटे मतलब कम दूरी पर आमने सामने जब आ जाते हैं तो ये एक डाइपोल का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब प्लस माइनस। ठीक है, तो जब दो प्लस माइनस आमने सामने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर आ जाते हैं, एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे डाइपोल। ये नहीं कि एक चार्ज यहाँ है और एक पाकिस्तान में है तो उसको डाइपोल नहीं बोलेंगे। बिल्कुल आमने सामने बहुत इतना बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत शॉर्ट, तो उसको हम बोलेंगे डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझिए। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल तो आपको समझ में आ गया कि ये हो गया डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, मोमेंट बोलते हैं, तुम अंग्रेजी से परेशान मत हो मेरे भाई। मोमेंट का मतलब होता है औकात। एक मोमेंट का मतलब क्षण भी होता है, पल भी होता है, इंस्टेंट होता है, बट वो मोमेंट की बात नहीं हो रही। कहीं भी अगर मोमेंट लिखा है तो मोमेंट माने औकात, पोटेंशियल, उसकी क्षमता, उसकी ताकत। मोमेंट माने औकात, बस सिंपल तुम इतना याद रखो। तो डाइपोल मोमेंट मतलब इस डाइपोल की ताकत कितनी है, इस डाइपोल की क्षमता क्या है, डाइपोल के पास कितना पोटेंशियल है, उसी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यानी औकात ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो कभी भी डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है उसको। अब दोनों में से कोई भी चार्ज को लेना है। अच्छा सर यहाँ पहले माइनस लेंगे पहले प्लस लेंगे, कुछ भी लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, बस दो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। लेकिन किताबों में सब जगह पहले माइनस ही लिखा जाता है, इसलिए हमने भी माइनस पहले लिखा है। भाई कोई ऐसा लॉजिक नहीं है पहले माइनस पहले प्लस, आप जो भी लिखें, पर दोनों ऑपोजिट नेचर के आमने सामने चार्ज को रखना है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये -3 माइक्रोकूलाम है तो यह भी +3 माइक्रोकूलाम ही होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई है। मोमेंट मैंने सर बोले औकात, उसका निकालने का तरीका क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। भाई चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, कूलाम। और सेपरेशन डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं मीटर। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, सही यूनिट मीटर। उसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम्ब मीटर। क्या हो गया इसका यूनिट, कूलाम्ब मीटर। या फिर इसका दूसरा यूनिट होता है डिबे। क्या यूनिट होता है इसका, डिबे। तो याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का 2 यूनिट होता है, कूलाम्ब मीटर और डिबे। डिबे को कैपिटल डी लिखते हैं। याद कीजिएगा लेंस जब पढ़ेंगे तो लेंस के पावर को डायोप्टर कहते हैं, उसको भी डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से ही। डिबे को भी कैपिटल डी से ही। लेकिन ये लेंस चैप्टर चल नहीं रहा है, लेंस की जब बात करते हैं तब वहां पर उसके लेंस के पावर को भी डायोप्टर में मेजर करते हैं, वहां भी कैपिटल डी लिखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से डी का मतलब समझना है कि डी का मतलब यहाँ डिबे है या
डायोप्टर है। ठीक है, चलो इसका 2 यूनिट हुआ डायपोल मोमेंट का। कौन कौन सा यूनिट हुआ? एक कूलाम्ब इंटू मीटर, ये कूलाम्ब मीटर है, इंटू माइनस है, ये डैश लगा हुआ है, कूलाम्ब मीटर। और दूसरा क्या हो गया? डिबे। डिबे को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। ठीक है जी, तो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट समझ में आ गया, डायपोल समझ में आ गया, डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए इसको मिटाना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो डिबे का स्पेलिंग क्या था? DEBYE। डिबाई नहीं पढ़ेंगे इसको, डिबे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2? बड़ा क्वेश्चन दिया है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भैया 0। इसका आंसर क्या है? 0। क्यों? अरे कभी भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी पूछे तो हमेशा 0 होता है। किसका? स्टैंडर्ड एलिमेंट का। स्टैंडर्ड मतलब अपने ही एलिमेंट के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, कोई पूछेगा H2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0। O2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0। N2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0। तो अगर कोई सेम एटम के साथ, मतलब अपने ही तरह के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, तो उसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में जब रहता है, जिस स्टेट में प्रकृति में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। और इसी रूप में स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी रूप में प्रकृति में पाया जाता है। नहीं कहते ये स्टैंडर्ड साइज है, मतलब इसी साइज में चलता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है, मतलब प्रकृति में हाइड्रोजन ऐसे ही पाया जाता है, ऑक्सीजन ऐसे ही पाया जाता है, नाइट्रोजन ऐसे ही पाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो कभी भी अगर फॉर्मेशन पूछे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी मतलब एनर्जी, इसके बनने के दौरान कितना एनर्जी निकला होगा, तो जवाब है 0। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है, और स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 0। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 0 एज इट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, एज इट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट। क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, और स्टैंडर्ड स्टेट में होने की वजह से इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये नहीं 454 लिख के आ रहे हैं, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग है, वो अलग चीज़ है, वो जो हम थर्मोडायनामिक्स में NCERT में लिखा हुआ है, बायो में मत पढ़िएगा। चलिए अब कहता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। अरे यार, डाइबोरेन तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है और बोलता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। क्या बोलता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। कितना बार क्लास में इसको बोले हैं कि B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल वैसा ही जैसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, जैसे H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम है ना, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइट है, NaBH4 है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबोरेन, B2H6। इसका फॉर्मूला क्या है? B2H6। बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला है आपके पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्या है, लो लेवल सब है, लेकिन सीखने लायक क्वेश्चन है। इसको मिटाना चाहते हैं भाई, इजाजत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलिए नाउ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, कहता है किसी सॉल्यूशन का पीएच का मान दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 6, तो बताइए उसी सॉल्यूशन का पीओएच कितना होगा। यानी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है 6, तो बताइए उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इस सॉल्यूशन का पीएच का मान अगर 6 है, इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको पीएच का मान दिया हो और पीओएच निकालना, ओएच मतलब बेस है ना, बेस का पावर, एसिड का पावर दिया हुआ है और बेस का पावर निकालना है। तो याद रखना है बच्चों, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू होता है 14। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है? 14। आपको पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यहां से आपको पीओएच निकालना है, तो 14 माइनस 6 अर्थात 8, और यह हो गया पीओएच का मान, और यह हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। नहीं समझ पाए?
समझ में आया क्या? सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखने का, इसी में पुट कर देने का। POH दिया है तो PH निकल जाएगा, PH दिया है तो POH निकल जाएगा। इससे लॉलीपॉप क्या हो सकता है भाई बताओ? ये सब भी छोड़ कर आओगे तो लानत है तुम पर, बेकार तुम साइंस ले लिए हो, साइंस तुम्हारा ले रहा है। फिर तो पढ़ना तो लेकिन साइंस से चाहिए भाई, बाकी आर्ट्स कॉमर्स में कुछ रखा नहीं है। ये आपको मेहनत करना सिखाता है, ज़िंदगी में सक्सेस बनाता है। जितने अभी IAS के रिजल्ट आए, एक को कॉमर्स आर्ट्स का बताइए तो कोई है? 50 टॉप 50 तक में उठा के दिखाइए तो एक को आर्ट्स कॉमर्स का नहीं होगा। दे ऑल बिलोंग्स टू साइंस बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है? साइंस आपको 6 घंटा 8 घंटा बैठ करके, टिका करके, बैठ करके आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल दिलाता है। आर्ट्स लेके रॉक गार्डन घूम रहे हैं, टैगोर हिल घूम रहे हैं, नक्षत्र वन घूम रहे हैं 10 रुपये का टिकट लेके मछली घर घूम रहे हैं। देखिए आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट कहाँ कहाँ न्यूक्लियस मॉल घूम रहे हैं। लेकिन साइंस के स्टूडेंट ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस से ही परेशान है। संडे को भी चैन नहीं है, सैटरडे को भी चैन नहीं है। मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रहा है, सैटरडे डाउट क्लास है, संडे टेस्ट हो रहा है। मतलब बच्चा जाए तो जाए कहाँ? उसको फालतू समय, यही उम्र होती है बिगड़ने की। और ये सब मास्टर इसको संभाल के आपको रख रहा है, मैंने आपको बर्बाद होने से बचा रहा है। फिर भी बर्बाद होइएगा तो जाइए, रोका किसने है? जाने वाले को रोका है जी? कोई नहीं। चलो अगला है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ा है इसको यार? रेडॉक्स रिएक्शन मतलब नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 5, रेडॉक्स रिएक्शन को परिभाषित करने कह रहा है। डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच, रिएक्शन शॉर्ट में लिखे हैं RKN, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन को शॉर्ट में सर ने लिखा है RKN, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, oxidation as well as reduction takes place simultaneously, takes place simultaneously, simultaneously का मतलब होता है together, एक साथ, simultaneously, a reaction in which both oxidation as well as reduction takes place simultaneously called redox reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ साथ देखने के लिए मिल रही है। सेम चीज का हम नहीं बोल रहे हैं, सेम ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो, सेम ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जरा बोल के दिखाओ, क्या बोला मैंने? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी देखने को मिले, वैसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टेंड्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो जरा यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। क्यों? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बॉन्ड बनाने के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया। अब ये तो साला एलिमेंट्री स्टेट में है, किसी के साथ बॉन्ड तो बनाया नहीं है। जब बॉन्ड बनाया ही नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट Cu2 प्लस और SO4 2-, यानी यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। मैंने कहा यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जो अंडरलाइन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पर जिंक सल्फेट के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्यों सर? अरे क्योंकि SO4 का होल -2 होता है, तो जब SO4 का -2 हुआ तो जिंक का +2 हो गया। अब कॉपर फिर यहाँ एलिमेंट्री स्टेट में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया? 0। देखो यहाँ जिंक 0 से क्या हो गया? 2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं O.S। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मत समझना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में कह रहे हैं O.S। तो जिंक यहाँ से यहाँ जब गया तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ कॉपर सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, और यहाँ कितना हो गया? 0। तो 2 से क्या हो गया? 0 हो गया। यानी आप यहाँ क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो दोबारा मेरी बात को रिपीट करके सुनना, इस बात को फिर से सुनना मैंने क्या कहा।
अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन। यही तो डेफिनेशन है, अभी लिख के तो दिखाया था मेरे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन। चलो नेक्स्ट, ये बहुत फेमस रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल का, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है। ये रिएक्शन याद रखना चाहिए आपको, 12th में भी काम आएगा ये रिएक्शन, 12th में भी ये काम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला है IUPAC नेम लिखना है। चलो देखो, इसको मिटाना चाहता हूं मैं, आप यहाँ उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आगे चले भाई, चले चलो। नाउ IUPAC नेम फिर से है IUPAC, क्या है ये? CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। बहुत बच्चे सवाल कर रहे हैं सर सारा डालिएगा ना सॉल्यूशन। हाँ भाई सारा डालेंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? जब डालना शुरू किया तो सारा ही डालेंगे ना, एक दो नहीं डालेंगे। डाल रहे हैं तो फिर इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब में ही जाएगा, क्योंकि अब मैं क्लास जब मंडे से स्टार्ट होगी तो वहाँ मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ 12th का, तो वही पढ़ाऊँगा। अब समय नहीं है, ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, पढ़ाया हुआ चीज़ कितना पढ़ाते रहेंगे बार बार। तो इसका सॉल्यूशन आपको मॉडल यूट्यूब से ही करना है। बाकी रेगुलर क्लासेज जो मंडे से होंगी, कल से परसों से, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। और इसको नहीं कवर करेंगे, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्लास 12th कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, और काउंटिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच जल्दी आए। तो यहाँ एक नंबर पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 और 5। इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। देखो मिथाइल नहीं लिख रहे हैं, एम कैपिटल लिख रहे हैं, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइपन लगा रहे हैं, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या है, और तो कोई ब्रांच नहीं है। उसके बाद 5 कार्बन को लिखेंगे पेंट, और एक नंबर पर डबल बॉन्ड लिखेंगे पेंटीन। एक नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं दर्शाया जाता है लिख करके, अगर पेंटीन लिखिए तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि एक नंबर पर डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए सर एक या कोई 1 नहीं लिखा है, ठीक है। अगर कोई 1 लिख भी देगा तो गलत नहीं होगा, पेंट 1 इन भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, यह भी लिख सकते थे, पर 1 लिख के दिखाने कोई मतलब नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम विच हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन का इसको मिटाना चाहता हूं, मिटा दो क्या? चलो, यहां डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। समझाने के लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कितना बताएंगे, समय सीमा होती है। पूरा केमिस्ट्री 1 घंटा हम तो सिखा देंगे आपको यार। देखो, आउट ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम विच हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस हो रहा है, सेट 3 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोरॉन, और बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है भैया 5 और एल्यूमिनियम का है 13। आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज जो होता है वह क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। और एक बात आप समझ लीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने जितना छोटा एटम रहेगा उससे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरॉन। क्यों? ड्यू टू स्मॉलर इन साइज, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा है एल्यूमिनियम से, और इसीलिए बोरॉन के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा। नहीं समझे सर आप क्या बोले? अबे पहले सवाल तुम समझे। सवाल कहता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम में किससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है। देखो समझो पहले, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। अब किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकालना चाहते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पहले इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना होगा, एक्साइट करना होगा, और इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से फर्स्ट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ता है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
अब आप ही लोग बताइए, एक एटम यह है और एक एटम यह है। यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना ताकत से पकड़ कर नहीं रखेगा जितना ताकत से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखेगा। चुंबक और सिक्का का दूरी बढ़ा दो तो चुंबक का असर सिक्के पर कम नहीं हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि चुंबक और सिक्का को पास कर दो। जब पास कर दोगे तो चुंबक का प्रभाव सिक्का पर ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा ताकत से पकड़ कर रखा होगा। अब तुम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है तो तुमको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ताकत से न जकड़ के पकड़ करके रखा है। तो वही पूछता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इससे? तो हम कह रहे हैं कि बड़ा वाला से। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तीसरा ऑर्बिट में है, मतलब ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो आकर्षण बल कम लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कमजोर से पकड़ के रखा है, जबकि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ताकत से पकड़ कर रखा है, इसको जाने नहीं देगा। लेकिन तुम जबरदस्ती खींचोगे तो तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। वही कह रहा है कि बोरॉन के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है क्योंकि बोरॉन का साइज छोटा है। समझ में आया यहाँ पे कैसे सोचना था? ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अबे क्योंकि इसका पीरियड 2 है, इसका पीरियड 3 है। अब समझिए बातों को। 2 8 देखो ना, बोरॉन क्या होता है 5 2,3, एल्यूमिनियम 2,8,3। इसके बाहरी कक्षा, इसके पास 2 ही ऑर्बिट है जबकि इसके पास 3 ऑर्बिट है। समझ रहे हैं? चलो तो यहाँ पर खत्म हुआ आपका सेट 3 का भी सेक्शन ए। ये छोटा था, इसका क्वेश्चन आसान था। इस प्रकार सेट मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 तीनों के सेक्शन ए कंप्लीट हो गए हैं। अब सेक्शन बी एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर उसी तरह सेक्शन सी भी तीनों के डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक बटन दबा दें, मैं समझ जाऊँगा आपको बातें समझ में आ रहा है। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके अपनी बातों को रखेंगे, वहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।